प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। मेरा चैनल सैदय सेकेंडरी एजुकेशन में मैं रमेश शिंदे आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे छात्रों, गत कई दिनों से हम इस चैनल के द्वारा आप सभी को एक विद्यालय के कक्षा में बैठकर पढ़ाई करने जैसा अनुभव देने की कोशिश कर रहे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी को मेरे ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए आज देखेंगे कक्षा 9वीं हिंदी का तीसरा पाठ, जो कि पाठ्यक्रम के क्रम के अनुसार चौथा है, लेकिन जो नया नियम आया है उसमें 25% जो सिलेबस कम किया गया है, उसमें तीसरा जो पाठ है वह नहीं है। इस वजह से इसका जो क्रम है, किताबें क्रम के अनुसार चौथा पाठ है, लेकिन हमने इसको तीसरे क्रम पर रखा है। किताबें यह एक काव्य रचना है जिसकी रचनाकार हिंदी फिल्म जगत के पटकथा लेखक, कवि, गीतकार गुलजार जी है और इन्होंने इस काव्य रचना की रचना की है। छात्रों, सबसे पहले हम गुलजार जी का परिचय देखने वाले हैं। गुलजार जी का जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना, जो कि झेलम जिला है पंजाब प्रांत का, स्वतंत्रता पूर्व भारत में हुआ था। आपका मूल नाम जो है संपूर्ण सिंह कालरा। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार रहे हैं। आपकी प्रमुख कृतियां रही हैं चौरस रात, जो कि लघु कथाओं के रूप में जानी जाती है, रावी पार, जो आपका कथा संग्रह है, रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की, यह आपका कविता संग्रह है, खराशे, यह भी आपका एक कविता कहानी का कोलाज है। और गुलजार जी जो सबसे हमें परिचित है तो वह है उनकी रचनाओं के द्वारा, जो उन्होंने हिंदी फिल्म जगत में अपना स्थान निर्माण किया है, स्थापित किया है। तो इसकी वजह से इनकी ज़्यादा पहचानत हमें हुई है। आज उनकी रचना जिस रचना का नाम है किताबें, तो इस रचना को हम देखने वाले हैं। इस प्रस्तुत रचना के द्वारा कवि गुलजार जी ने किताबें, जो एक मनुष्य के जीवन का एक अहम हिस्सा माना गया है, किताबों का मनुष्य के विकास में, मनुष्य के भावनिक विकास में तथा अन्य विकास में भी किताबें कितनी महत्वपूर्ण है, और जो भावनाओं का प्रकटीकरण करने का एक साधन यहाँ पर हमें किताब के रूप में देखा जाता है या जाना जाता है। तो लोग जो है अपने अनेक विध विचारों को किताबों के द्वारा प्रस्तुत करने या प्रकट करने की कोशिश करते हैं। तो किताबें जो है मनुष्य के जीवन में कितने अहम होती है, और किताबों का खुद का एक विश्व है, खुद की एक भावनाओं का जो सागर है, उसको यहाँ पर उनकी भावनाओं को उमड़कर यहाँ पर प्रकट करने की कोशिश गुलजार जी ने की है। यानी कि किताबें अपने दुख की कहानी यहाँ पर कहने की कोशिश की है। किताबों का मनुष्य के साथ जीवन कैसा बीतता है, मनुष्य का किताबों के साथ किस तरीके का व्यवहार रहता है, और किताबें अब उनकी अपेक्षा मनुष्य के द्वारा क्या है, और मनुष्य किस तरीके से ज़माने के साथ बदलता गया है। परिवर्तन सृष्टि का नियम होता है। इस नियम के अनुसार आजकल किताबें पढ़ने वाले लोग किताबों को पढ़ने के लिए नहीं आ रहे। आज किताब अपने आप में बातें करने लगी है, और जो दुख प्रकट कर रही है, जो पीड़ा व्यतीत कर रही है, उस पीड़ा को, उस दुख को यहाँ पर हम सभी
वाचकों के साथ, हम सभी के साथ गुलजार जी ने साझा करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम इस काव्य रचना में जो नए शब्द आए हैं, जो कि आपको समझ लेना या उनका अर्थ समझ लेना सबसे महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं जो उर्दू, फारसी, अरबी इस भाषा से आए वाले सीधे शब्द है। तो इन शब्दों को सबसे पहले देखेंगे। यह आपके पाठ्यक्रम में काव्य रचना के पश्चात दिया गया शब्द संसार जो है इसमें दिए वाले हैं, आप उस पाठ्य किताब में भी देख सकते हैं, लेकिन मेरा कर्तव्य यहाँ पर यह बनता है कि आपको इस शब्द संसार से आपको परिचित करा दूँ। तो छात्रों, हसरत यह एक शब्द आया है इसमें, जिसका अर्थ है कामना या इच्छा। दूसरा शब्द आया है संगत। उसके पश्चात का शब्द है कदरे। कदरे, इसका यहाँ पर जो अर्थ है वह मायने या मूल्य दिया गया है। जायका यानी स्वाद, जिसको हम लज्जत के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम अपने भाषा में टेस्ट इस शब्द से भी जानते हैं। सफ़ा यानी पन्ना। पन्ना यानी किताब का पन्ना, हीरा और पन्ना नहीं बल्कि किताब का पन्ना, जिसको सफ़ा के रूप में यहाँ पर अपनाया गया है। अल्फाज यानी शब्द, जिसको हम वर्ड के रूप में जानेंगे, तो यह अल्फाज यानी शब्द। राब्ता यानी संपर्क, यानी कि कांटेक्ट, राब्ता। इसके पश्चात का शब्द है नया जबी। जबी यानी माथा। माथा यानी जो हमारा सिर का ऊपरी हिस्सा होता है, मुंह का ऊपरी हिस्सा, उसको माथा कहेंगे। उसके बाद का शब्द है इल्म। इल्म यानी ज्ञान, नॉलेज। उसके पश्चात का शब्द है रुक्के। रुक्के यानी चिट्ठी या संदेश पत्र, जिसको हम लेटर इस शब्द नाम से जानते हैं। और आखिरी शब्द जो है वह है रिहल। रिहल का अर्थ होता है धर्म ग्रंथ जिस पर रखकर पढ़ा जाता है, या धर्म ग्रंथ जिस चीज़ पर रखा जाता है और पढ़ने के लिए उसको उस पर रखा जाता है, ऐसा उसको यहाँ पर ठावनी यह शब्द अपनाया गया है और इसको रिहल के रूप में इस काव्य रचना में प्रस्तुत किया है गुलजार जी ने। तो प्रिय छात्रों, इन नए शब्दों को आपको जानना है और तत्पश्चात आपको फिर यह काव्य रचना मैं अब पढ़कर दिखाने वाला हूँ। आपके सामने अगर किताब है तो किताब खोलकर बैठिए, अगर नहीं भी है तो यहाँ पर आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं इस काव्य रचना को पढ़ूंगा, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। मेरी गुजारिश रहेगी कि हर लाइन या हर शब्द उसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह शब्द जो है, यह जो अल्फाज है यहाँ पर इन्होंने अपनाए हैं, तो इसकी कुछ मायने हैं या इसके कुछ कदरे हैं या इसका कुछ मूल्य भी है। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से। किताबें झांकती है बंद अलमारी की शीशों से, बड़ी हसरत से तकती। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, जो कदरे वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरे अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है।
कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगती। गुलजार आगे कहते हैं, जुबा पर जो जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, जुबा पर जो जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती। बहुत कुछ तहबतह खुलता चला जाता है, बहुत कुछ तहबतह खुलता चला जाता है, पर्दे पर किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे ज़बी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे। प्रिय छात्रों, इस काव्य रचना को हमने देखा है। अब इस काव्य रचना के हर पंक्ति को हम उसके भावार्थ के साथ, उसके अर्थ के साथ जानने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूं कि आप इस भावार्थ को जितना अपने जहन में उतार सकते हैं उतना उतारिए, क्योंकि काव्य रचना को पढ़ने के लिए आपके पास वो भाव विश्व तैयार होना ज़रूरी है जो कि उस काव्य रचना में सम्मिलित है। यानी कि इस काव्य रचना के भावार्थ के साथ आपका भाव में एकजुट हो जाना बहुत ज़रूरी है। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। गुलजार कहते हैं कि किताबें अब कह रही है कि वह बंद अलमारी में बैठी है, शीशों की बंद अलमारी है और उन शीशों के अंदर से वे बाहर झांक रहे हैं और बड़ी कामना के साथ, बड़ी इच्छा के साथ तकती है, यानी कि देख रही है। क्या देख रही है कि महीनों अब मुलाकातें नहीं होती जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी। वे कहते हैं कि अब महीनों हमारे सामने कोई व्यक्ति नहीं आता है, हमारे साथ कोई आता नहीं है, हमारी तरफ देखता तक नहीं है। और एक ऐसा वक्त था जब लोगों की शाम यानी कि रात पूरी हमारे सोहबत में कटा करती थी, साथ कटा करती थी। सोहबत का अर्थ है साथ या संगत। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। आजकल के ज़माने में ये जो नया ज़माना आया है, अब कोई पुरानी तरीके से कोई किताब जाकर बाज़ार में से खरीद कर या किसी ग्रंथालय से जाकर लेकर पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि अब किताबें सब ऑनलाइन पढ़ने को मिल रही है। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। यानी कि किताबें अपने आप में बड़ी बेचैन हैं, क्योंकि उनका नया वर्जन, नया रूप कंप्यूटर के पर्दों पर आ रहा है। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, जो कदरें वो सुनाती थी। यानी कि किताबों को अब नींद में चलने की आदत हो गई, क्योंकि किताबें वे कदरें सुनाती थी, यानी कि वे अपना एक मायना, अपना एक मूल्य जो था वह सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, जिनका जिन्स जो यहाँ पर कहा गया है, मूल जो है
वह कभी नहीं मरता है या कभी नहीं मरा करता है। ऐसा वे कुछ कदरें सुनाती थी, खुद का मूल्य सुनाती थी, खुद के मायने रखती थी। वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, यानी कि अब घर में कोई किताब भी रहा, कोई ग्रंथ भी रहा, तो उसकी तरफ कोई देखने तक को तैयार नहीं है, उसके ऊपर की जमी हुई धूल तक झटकने को तैयार नहीं है। तो वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। मनुष्य और किताबों के बीच का जो एक रिश्ता, एक नाता बनता था, जिसकी कदरें भी वो सुनाती थी, अब वो कदरें नहीं रही है और वो रिश्ते भी नहीं रहे। वह सारे उधड़े उधड़े हैं। यहाँ पर उधड़े उधड़े का अर्थ यह अभिप्रेत है कि जो सभी उनके एक साथ संगत रहने वाले लोग, जो रिश्ते नाते में रहने वाले लोग, वे सभी उधड़े उधड़े हैं, यानी कि अलग अलग बिखरे हुए हैं। और इन बिखरे हुए रिश्ते नातों को जोड़ने की कोशिश हमारे द्वारा की जाती है। कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, यानी कि पहले के ज़माने में जब कोई किताब अपने हाथ में लेता था और जब भी नई नई किताब आती थी, तो नई किताब को पढ़ने के लिए बड़े बेचैन रहा करते थे लोग। और जब उसका सफ़ा पलटता था, सफ़ा का मतलब यहाँ पर दिया है पन्ना, किताब का पन्ना। कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, यानी कि एक आह जो होती है, तो सफ़ा पलटते ही उस व्यक्ति की आह निकल जाती थी। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, यानी कि ऐसे बहुत सारे शब्द है, ऐसे बहुत सारे लफ्ज़ है कि जो मानी गिर पड़े, यानी कि नए शब्दों का निर्माण, नए शब्दों का जो उच्चारण है, नए शब्दों का जो ज्ञान है, इन सफ़ा पलटते ही, पन्ना पलटते ही हो जाता था। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, यानी कि जिस तरीके से कोई वृक्ष बिना पत्तों का लगता है, बिना पत्तों का वृक्ष देखने के लिए किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन पत्तों के साथ खिला हुआ वृक्ष देखने में जो मज़ा आता है वह सूखे हुए टुंड लगते हैं, ऐसे वह अल्फाज। यानी कि आजकल जो नए लोग किताबों को पढ़ रहे हैं, तो ऐसे नए शब्दों के बिना पढ़ रहे हैं, उन शब्दों को न जानते हुए भी पढ़ रहे, या पढ़ने की आदत ही बहुत सारी कम हो गई है। तो यहाँ पर गुलजार कहते हैं कि बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगती, यानी कि जो अल्फाज है आजकल के, उनके कोई मानी, यानी कि एक नया रूप, एक नया वर्जन अब देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे कि एक पुराने पत्ते झड़ जाने के बाद वृक्ष के ऊपर जो नए पत्ते आते हैं, तो उसके जो माने होते हैं, उसका जो मूल्य होता है, वह अब देखने को नहीं मिलता है। गुलजार आगे कहते हैं, जुबा पर जो जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। पहले के ज़माने के लोग किसी किताब को अपने पास रखकर उसके एक एक पन्ने को पलटकर पढ़ा करते थे, लेकिन अब जो है, तब पन्ना पलटते ही, सफ़ा पलटते ही जो उंगली पर स्वाद आता था, जो जायका आता था, जो टेस्ट आती थी, बस अब क्लिक करने से झपकी गुजरती है। यानी कि अब नए ज़माने का एक जो नया रिश्ता नाता बन गया है किताबों का, वह अब क्लिक करने से गुजर जाती है। यानी कि केवल माउस या उस कंप्यूटर के पर्दे को आगे बढ़ाने के लिए जो क्लिक करने की कला है, उसको क्लिक करते ही, आंख झपकते ही आपके सामने की किताब का पन्ना या सफ़ा पलट जाता है। बहुत कुछ तहबतह खुलता चला जाता है पर्दे पर, बहुत कुछ तहबतह खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। अब आज ऐसी हालत हो गई है कि आप कंप्यूटर के सामने अगर बैठेंगे तो अपने आप के ओर क्लिक करने से सफ़ा तो पलटता ही पलटता है, लेकिन जो आपको चाहिए, जो कुछ भी चाहिए, ज्ञान जो चाहिए, जो इल्म चाहिए, वह सब आपको
तह ब तह खुलता चला जाता है, यानी कि अपने आप आगे 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 बढ़ता जाता है। और जो राब्ता बन गया था, जो एक कनेक्टिविटी बन गई थी मनुष्य और किताबों के बीच की, वह राब्ता अब कट गया है। क्योंकि ये जो जाति राब्ता होता है वह एक दूसरे की भावनाओं को एक दूसरे की भावनाओं से जोड़ने का काम करता है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे। पुराने ज़माने में लोग किताबों को पढ़ने के लिए रात के समय ज़्यादातर, तो क्योंकि रात का समय एकांत समय होता है, जबकि कोई शोर शराबा नहीं होता है, सभी लोग अपने अपने घर पर लौट जाते हैं और अपनी नींद के आहोश में खो जाते हैं। तो यह सही समय मानकर पुराने लोग किताबों को पढ़ने का यही समय सही समय मानकर पढ़ते थे। तो कभी सीने पे रखकर के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे। किताबें कह रही है कि हमें लोग सीने पर रखकर लेट जाते थे, तो कभी हमें गोदी में भी लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर, यानी कि सोते सोते ही अपने दो घुटनों के बीच जिस तरीके की रिहल बनती है, जिस तरीके का एक धर्म ग्रंथ रखकर जिस पर पढ़ा जाता है, ऐसी एक चीज बनती थी। तो ऐसे दोनों घुटनों के बीच उस किताब को पकड़कर लोग नीम सजदे में पढ़ा करते थे, यानी कि आधी नींद आने तक लोग पढ़ते थे। और जब भी ऐसी झपकी लगते ही वह किताब नीचे गिर जाती थी तो उसे छूते थे, वो भी जबी से, यानी कि अपने माथे से छूते थे। इतनी पवित्रता था, इतना अपनापन हमें लोग देते थे। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। इल्म का मतलब यहाँ पर ज्ञान दिया गया है, और आइंदा यानी आगे भी। तो वो सारा इल्म मिलता रहेगा आइंदा भी, यानी कि आपको जो ज्ञान मिलने का एक जो उद्देश्य होता है उस किताब का, तो वह ज्ञान तो आगे भी मिलता रहेगा। लेकिन मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के। यहाँ पर गुलजार आखिरी पंक्ति में कहते हैं कि पहले के ज़माने में किताबें एक ऐसा साधन बन जाते थे, ज़्यादातर महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, कि कोई लड़का और लड़की एक दूसरे को कोई अगर चिट्ठी या संदेश देना भी चाहते हैं, कोई एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार भी करना चाहते हैं, तो वे उस किताब में सूखे फूल रखा करते थे और खुशबूदार महके हुए रुक्के भी रखा करते थे, यानी कि फूल भी रख कर वे एक दूसरे के प्यार का इजहार करते थे। तो कुछ लोग उस किताब में अपनी मन चाहे बातें लिखकर उस चिट्ठी में डालकर, वह चिट्ठी उस किताब में रखकर उस किताब को अपने प्यारे व्यक्ति को देते थे। किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे। पहले के ज़माने में हमने देखा है, पहले की फिल्मों में भी हमने यह देखा है दृश्य, कि जब कोई विश्वविद्यालय में या विद्यालय में कोई नायक और नायिका एक दूसरे से टकरा जाते हैं, तो दोनों के हाथ की किताबें नीचे गिर जाती थी और एक दूसरे की किताबों को उठाकर एक दूसरे को सौंपते हुए एक दूसरे की नज़रों से नज़रें मिल जाती थी और नज़रों से फिर दिल मिलते थे। तो किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे, क्योंकि अब किताबें ही नहीं है तो गिरने का सवाल नहीं, फिर उठने का सवाल नहीं, और नए रिश्ते बनने का तो सवाल आता ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर कवि गुलजार कहते हैं कि उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे, यानी कि अब ये रिश्ते नहीं बनेंगे और उनका क्या होगा। तो मेरे प्रिय छात्रों, आशा करता हूँ कि ये जो किताबें, यह काव्य रचना है, एक मझले हुए कवि ने इसकी रचना की है। तो यह रचना मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। आपको यह अगर वीडियो पसंद आता है
तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने चहेते लोगों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। और हाँ, ध्यान रखें कि नीचे दिए गए हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।